अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे नीट में 670 आउट ऑफ 720 में से कुछ मार्क्स तुक्के मारने की वजह से आए थे, क्या सच में कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका है जिससे हम एमसीक्यू को गैस कर सकते हैं एंड सही आंसर तक पहुंच सकते हैं? तुम तुक्का मार के जेईई एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सब्जेक्ट का है, उस पे तुक्का नहीं लगा। मेरी जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगा। तुक्का लगाने में बिल्कुल सोचने की जरूरत। देखो ऐसा कितनी बार होता होगा तुम्हारे साथ कि तुम कोई एमसीक्यू को सॉल्व करते हो एंड फिर तुम एक या दो उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हो, लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि यार अब मैं इसको सॉल्व करूं या छोड़ दूं, इस पे तुक्का मारूं या छोड़ दूं। मैं यहाँ पे कोई बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में नहीं बताने वाला हूं, मैं यहाँ पे कुछ एडवांस इंटेलिजेंट एमसीक्यू गेसिंग की चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं बताया। तुम भले नीट का एग्जाम दे रहे हो या जेईई का दे रहे हो या यूपीएससी का दे रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को दे रहे हो जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पार्थ गोयल, नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 223 एंड साथ ही में मैंने जेईई एडवांस भी क्लियर किया था विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 5000 एंड ये सब 12 के साथ किया था एंड 12th में भी 90% मार्क्स से किया था। एंड इन सब के पीछे हार्ड वर्क तो था ही बट कुछ स्मार्ट वर्क भी था जिसके बारे में तो मैं आज बताने वाला हूँ। कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में नॉलेज तो जरूरी है पर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजीज लगानी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्वेश्चन लाइक सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए या कुछ क्वेश्चन हमें छोड़ना चाहिए, इन सब के बारे में लोगों के पास सही से जवाब नहीं है। आज हम एक एक करके चीजों को समझेंगे बट इसके पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरा खुद का एक दोस्त था जिसकी AIR 59 आई थी एम्स में एंड उसने जेईई एडवांस भी क्लियर किया था 289 रैंक से, जेईई मेंस भी क्लियर किया था 39 रैंक थी उसकी। मतलब बंदे ने सारी चीजें फोड़ रखी थी एंड हम साथ में पढ़ते थे एंड जब भी वो एग्जाम लगाता था वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता था। पार्शली वॉज द रीजन क्योंकि उसको सभी आता था बट कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते थे कि आउट ऑफ सिलेबस से होते थे जो कि उसको भी नहीं आते थे एंड तब भी वो उसमें तुक्का मार के आता था। एक दिन मैंने उससे ऐसे रैंडमली जाकर के पूछा कि भाई तो ऐसा क्यों करता है एंड फिर उसने मेरी आंखें खोल दी। उसने मुझे बताया कि किस तरीके से वो एमसीक्यू को गैस करता है एंड इवन मोस्ट ऑफ द टाइम उसके आंसर सही निकल के आ जाता है। मैंने वो सारी ट्रिक्स को अप्लाई किया एंड धीरे धीरे मेरे भी मार्क्स बढ़ने लगे। मैं भी पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता था या फिर एक क्वेश्चन छोड़ता था पर्टिकुलर बस एक, जिसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक ही क्वेश्चन ऐसा क्यों होता था कि इसको मैं छोड़ता था एंड धीरे धीरे मेरे मार्क्स बढ़ते गए। एंड मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट चीज है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। पढ़ाई तो करनी ही है लेकिन ये चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि कोई और इन सब चीजों को जान करके तुमसे ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है जो कि अनफेयर है। सो वीडियो एंड तक देखना, स्टार्ट करते हैं। इस ट्रिक के थ्रू तुम अपने एग्जाम के अंदर 30, 40 इवन 80 मार्क्स तक बढ़ा सकते हो जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये 3 ट्रिक्स हैं 1, 2, 3 जो कि पूरा लाइफ चेंज करने वाली है अगर तुम एक एमसीक्यू एग्जाम देते हो। देखो पहली ट्रिक है एलिमिनेट एक्सट्रीम वैल्यूज। इनको मैं ना एग्जाम्पल से समझाऊंगा, स्पेशली मेरे को नीट के बच्चे देखते हैं तो नीट का ही हम क्वेश्चन पेपर लेते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये नीट 2024 का है एंड आप इसको सॉल्व करके देखेंगे विदाउट एनी नॉलेज। मुझे नहीं पता यंग मॉड्यूलस क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पता मुझे। मैं 4 ऑप्शन देखूंगा एंड ट्राई टू गैस कि इसका आंसर क्या होगा। तो एडिटर साहब इसमें क्या करना, काउंटिंग लगा लेना 2, 3, 2, 1 की। ठीक है, अब देखो ये नीट का PYQ है 2024 का एंड इसमें 4 ऑप्शन है 4, 0.4, 40 और 8। तो तुम्हें ये 3 ऑप्शन में सिमिलरिटी दिख रही होगी क्या कि केवल डेसिमल का फर्क है, पहले 4 है फिर उसके आगे रख दिया, 1 डेसिमल पीछे रख दिया, सिंपल। ठीक है, एंड फिर एक 8 mm है जो कि मल्टीपल है 4 का। अब देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें यहाँ पे ना एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करना है। मतलब कि 40 mm और 0.4 mm ये एक एक्सट्रीम वैल्यूज है तो बहुत कम चांसेस है कि ये आंसर होंगे एंड जो एक्चुअल आंसर होगा वो 8 या 4 में से कोई होने वाला है। एंड अगर तुम थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे कि अगर आंसर 4 होता तो ही तो एग्जामिनर सोचता कि चलो इसके आगे डेसिमल लगा देता हूँ, इसके पीछे डेसिमल लगा देता हूँ। 8 होता तो फिर वो 80 या 0.8 को ऑप्शन रखता। एंड यहीं पर एक बहुत सिंपल सा कैसे कि इसका आंसर 4 mm होना चाहिए एंड इसका आंसर सच में 4 mm ही होता है जो कि नीट का PYQ है। सो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया और मेरी थ्योरी को सही करने के लिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली में इस तरीके से बनाए जाते हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है, मतलब कि इतना सिंपल पेपर आने लगा है, ऑप्शन बिल्कुल ऐसे होने लगे हैं। तो क्या है कि टाइम नहीं है किसी के पास। एग्जामिनर ने क्या था, इसको सॉल्व किया, आंसर 4 mm आया, उसको बनाने से ऑप्शंस। तुमने क्या किया, ये 2 ऑप्शन बनाए और सोचा कि चलो एक 2 से मल्टीप्लाई करने वाला बना देते हैं, हो सकता है बच्चा इसमें गलती कर दे या डेसिमल में गलती कर दे। तो अल्टीमेटली तुम बस इन ऑप्शंस को देख के समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, इससे और समझ में आएगा। ये भी नीट 2024 का ही सवाल है, जाकर के तुम देख लेना, कहीं और से सवाल नहीं उठा रहा मैं। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और ट्रीटेड विद जो भी है, ठीक है, अपन को तो ऑप्शन देखना है। ठीक है, अब देखो अगेन इसमें तुम देखोगे तो एक्सट्रीम वैल्यूज हो जाएंगे 0 और 750, ये एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई। ये वैल्यूज थोड़ा पास है तो मोर चांसेस हैं कि इन दोनों में से आंसर होगा। नाउ अगेन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अगर, तो उन्होंने 750 के साथ खेला, 750 के साथ खेला, इसका मतलब आंसर में हो सकता है 50 हो। एंड ऐसे में अगर तुम गैस करो कि अगर 50 होगा तो सर ये आंसर होने के चांसेस ज्यादा है।
एंड द राइट आंसर इज दिस ओनली। सोचो कितना सिंपल है। इंस्टेड ऑफ तुम इन क्वेश्चंस को छोड़ोगे, अगर तुम ऐसे 5 क्वेश्चन में भी गैस मारते हो, इस तरीके के गैस मारते हो, बिलीव मी, मेरी गारंटी है तुम्हारे पॉजिटिव मार्क्स आएंगे। आगे मैं तुम्हें एक बहुत खतरनाक चीज बताऊंगा जो कि यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, वो है प्रोबेबिलिटी, कि तुम कितने क्वेश्चंस, मतलब तुम्हारे कितने चांसेस है कि तुम्हारे पॉजिटिव मार्क्स आए। मैंने ये मैथ्स के थ्रू निकाला था जब मैं पीसीएमबी स्टूडेंट था 12th क्लास में, एंड मैं तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा, इसको इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगा क्या चीज है ये, तो उसके बारे में अपन एंड में बात करेंगे। अब चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ एंड तुम्हें गैस करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, 3, 2, 1। सो हमें क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं है, हमें तो ऑप्शन देखना है। 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.5 और 100। सिंपल सी चीज है जो पहले हमने करी वही देखो। 100, 10, 1 मतलब डेसिबल का फर्क है, और 1 और 0.5 मतलब एक जैसे हो गए, तो इन दोनों में से आंसर होना है। ये तो एलिमिनेट कर दिया क्योंकि बाहर के हो गए ये, एंड इन दोनों में से ऑब्वियसली आंसर 1 ही होना चाहिए क्योंकि इसी के साथ खेला जा रहा है बाकी दोनों ऑप्शंस के अंदर, राइट। तो मजाक से हटके इसका आंसर सच में 1 होता है, एंड जो कि बहुत बढ़िया बात है क्योंकि देखो नीट जैसे एग्जाम जो कि बहुत सिंपल बनाए जा रहे हैं, उनमें इस तरह की गैसिंग बहुत आसानी से हो जाएगी एंड वो सही भी होती है क्योंकि किसी एग्जामिनर पर टाइम नहीं है तुम्हारे लिए बैठ के दिमाग लगाए ऑप्शंस के अंदर। अब हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे आते हैं जिसका नाम है ऑप्शन लिंकिंग। तो ऑप्शन लिंकिंग क्या है? तो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो आंसर होता है वो कुछ 2 सिमिलर आंसर में से कोई एक होता है। जैसे मान लो कि ये कुछ रिएक्शन है एंड हमें ये 4 ऑप्शन दिए, तो जो आंसर होगा ना वो 2 सिमिलर ऑप्शन तुम्हें कौन कौन से दिख रहे हैं? ये दिख रहे हैं, दोनों में ये लगा हुआ है ना, तो इन दोनों में से कोई एक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक तुम्हें बहुत शॉर्ट सा लॉजिक दे देता हूँ, इसको बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अगर तुम एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो एमसीक्यू के अंदर तो तुम मार दो बाकी तीनों में से जयराम जी की मार दो, एंड ये प्रूवन है कि तुम इसमें पॉजिटिव मार्क्स लेके आओगे। बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ तुम्हारे को ऐड ही होगा इंस्टेड ऑफ उसको बस छोड़ने से। उसके बारे में आगे बताएंगे, बट हाँ ये नीट 2023 का सवाल है एंड इसका आंसर आता है 3rd, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। PYQs इससे सॉल्व हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली तुम्हें PYQs ही तो सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन है बायोलॉजी का 2021 का, एंड इसमें क्या है कि लिखा हुआ है कुछ भी, हमें इन 4 ऑप्शंस में से एलिमिनेट करना है। अब देखो हमें क्या लग रहा है इन 4 में से 2 एक जैसे कौन से हैं? RNA DNA है ना, ऑप्शन लिंकिंग के हमने सिद्धांत से समझा। अब RNA DNA ऑप्शन लिंकिंग के सिद्धांत से हमने ये देखा। अब RNA DNA में से कोई आंसर होगा, एंड सच बात ये होती है कि DNA इसका आंसर हो जाता है। एंड अगर मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता, मैं बोलूंगा इन दोनों में कोई भी तुक्का मार दो, चांसेस है अगर RNA भी लग जाएगा ना यार -1 ही होगा, लेकिन इस पे लग गया तो +4 हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तुम्हें 4 ऐसे क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे तब जाके तुम इसके बराबर हो पाओगे। तो काइंड ऑफ हम इस मार्किंग को हाईजैक कर रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा। देखो अब तुम्हें जो है ना तुम्हारे को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 3, 2, 1। देखो इसमें 2 ऑप्शन एक जैसे कौन कौन से? जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एंड एनसीईआरटी में तुमने पढ़ा होगा यार, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में ज़्यादा बातचीत होती नहीं है, मेन बार बात आती है जेनेटिक ड्रिफ्ट की, तो आंसर इसका यही है। तो इस तरीके से आपको ना क्या करना है, 2 ऑप्शन देखने हैं एंड होपफुली उनमें से ही एक कोई आंसर होने वाला है। अब आते हैं एक्सट्रीम अपोजिट्स के ऊपर। तो ये क्या है कि जैसे ये भी सिमिलर ऑप्शंस ही होते हैं बट ये अपोजिट होते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे ये है, अब इसमें 4 ऑप्शन है दिए, अब ये क्या है, सिमिलर है ना, 3.47 एक जैसी वैल्यू है, बस प्लस माइनस का फर्क है। इसका मतलब आंसर इन दोनों में से ही होगा। 90% क्वेश्चन में ऐसे ही होता है एंड इसका करेक्ट आंसर 3rd ही निकलता है। अगेन ये PYQ है तो हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर नीट पेपर को ही देख रहे हैं। अगेन एक और क्वेश्चन, इसमें तुम देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को देखो, एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। स्मॉल अमाउंट सबयूनिट राइबोसोम एनकाउंटर mRNA, लार्ज सबयूनिट राइबोसोम एनकाउंटर mRNA, बोथ द सबयूनिट जॉइन टुगेदर टू फाइंड mRNA। देखो हमें पता है कि या तो स्मॉल से जुड़ता है या लार्ज से जुड़ता है, इतना नॉलेज हमें थोड़ा बहुत आता है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई आंसर होगा, बाकी तो ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब इन दोनों में से तुम तो कोई भी तुक्का मार सकते हो एंड इसका आंसर 1 ही है। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है, तो तुम सॉल्व करके बताओ, मैं जो है बताता हूँ। 3, 2, 1। तो अगेन वो हमने पढ़ा, इसमें 4 ऑप्शन हैं जिसमें कि 2 एक जैसे हैं बिल्कुल, बस अपोजिट है, प्लस और माइनस का फर्क है, एंड इसका आंसर अगेन आता है 4।
तो यहाँ पे तुम सॉल्व नहीं कर रहे। और देखो इसमें क्या होता है ना, एक और चीज़ तुम समझो बात को, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल अनपढ़ बन के चले जाओ और ना पेपर निकाल लाओगे नीट का, नहीं, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें दिख रहा है यार ये तो होने नहीं वाले आंसर है ना, दिख रहा है तुम्हें। अब तुम्हारे को ना इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं, जरूरत ही नहीं है। तुम्हें बस ये दोनों देखना है एंड तुम्हें देखना है कि वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन है तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा वर्क। तो यहाँ पर तुम अगर थोड़े से भी इंटेलिजेंट हो, जो एक टॉपर होता है, जो मेरा वो दोस्त था जिसकी एयर 59 थी, वो सॉल्व ही नहीं करता इस क्वेश्चन को, वो डायरेक्ट जाके ना फोर्थ मार देता। उसको पता है यार देखो एक्सपेंशन है तो नेगेटिव तो वैसे भी आना है और इन दोनों में से नेगेटिव वैसे भी यही है। यहाँ पे अगर -100 भी होता ना तो भी वो नहीं मारता, क्योंकि उसको पता है कि यार इन दोनों में से एक होना है और नेगेटिव होना है आंसर, तो फोर्थ मार दो। इस तरीके से दिमाग लगा के तुम जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तुम्हारे को कभी टाइम कंस्ट्रेंट हो रहा है तो तुम कर पाओगे चीज़ों को, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। अब ट्रिक नंबर 4 पर आते हैं, जो कि है फर्स्ट इंस्टेंट रूल। तो देखो जैमे कप आर प्रेजेंट इन, ठीक है। अब ये तुम बोलोगे यार भैया जैमे कप तो हमने पढ़ा है बायोलॉजी में, तो एक वो फोटो बना हुआ है मार्केंशिया का, है ना, वो सब उसमें लिवर वॉट होना चाहिए आंसर। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं भैया ब्रायोफाइट में भी वो तो होता है, मतलब माउस भी हो सकता है, क्योंकि ब्रायोफाइट के अंदर माउस भी आता है ना, तो टेरोफाइट भी हो सकता है। तो क्या करना है, देखो हमेशा बहुत सारी बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड फिर जब हम रिविजिट करते हैं तो हमें लगता है यार नहीं ये नहीं होगा, ये होना चाहिए, एंड वो हमारा गलत ही होता है। देखो सही भी हो सकता है, अगर तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो तो हो सकता है सही तुम कर लो, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं। एंड ये तुम्हें ध्यान रखना है कि नीट का पेपर या ऑलमोस्ट सारे पेपर एक्सेप्ट जे एडवांस की हम बात करें तो उसमें ना कभी भी एग्जामिनर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा क्वेश्चन मेकिंग के अंदर। वो एक बेसिक लेवल ही पूछता है एंड तुमसे बिल्कुल ऐसा डीप नहीं पूछ रहा है। तो हमेशा चीज़ों को सिंपल रखो, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उसने क्वेश्चन क्या सोच के बनाया होगा, इंस्टेड ऑफ तुम अपनी पीएचडी कर लो क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद आते हैं हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। तो देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, आजकल बहुत ज़्यादा आने लगे। एनसीईआरटी की जस्ट लाइन जो है ये डाल देते हैं। अब इसमें क्या तुम्हें करना है, इसमें तुम्हें एक स्टेटमेंट पढ़ना है। तुमने एक स्टेटमेंट पढ़ा एंड तुम्हें अगर वो आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाओ। तुम्हें डरना नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट तुमने पढ़ा, नेक्स्ट स्टेटमेंट से तुम्हें पता चल जाएगा कि यार अगर तुम्हें पता है कि यार ये स्टेटमेंट ना सही है, तो फिर तुम कहोगे कि यार इसमें जो स्टेटमेंट ट्रू बोल रहा है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, तो इन दोनों में से ही कोई होगा। तो तुम अल्टीमेटली ना इसमें तुम तुक्का मार सकते हो, जो भी जय माता दी तुम करना चाहो कर सकते हो। आई वुड अगेन से इन सच क्वेश्चन देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये ना थर्ड और फोर्थ कम ही होते हैं। मैंने सॉल्व करे बहुत क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ बहुत कम ही होते हैं। चांसेस ज़्यादा होते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में से आंसर हो, मतलब एक स्टेटमेंट में ट्रू दे देते हैं, एक स्टेटमेंट फॉल्स दे देते हैं। अगर तुम्हें एक स्टेटमेंट आ गया कि भैया ये ट्रू है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो ये वाला फॉल्स हो एंड इसका आंसर सेकंड ही है। अगेन यार ये देखो ये सब ना मतलब ऐसा कुछ इसका कोई वो नहीं है कि फॉर्मूला है, ये हो सकता है दोनों भी हो अगेन, तो ऐसा नहीं है, बट चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ना बंदा एक स्टेटमेंट ट्रू एक स्टेटमेंट फॉल्स सकता है नीट के अंदर। और कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया स्टेटमेंट क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि अल्टीमेटली पता है ये एमसीक्यू नहीं है, दिस इज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो हम बचपन में करते थे, राइट, कि ये सही है या गलत है। तो इसके लिए मेरी बुक आती है बायोहैक, वो बेस्ट किताब है एंड तुम फ्री में एक्सेस कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम मेरे ऐप पर वो डाला हुआ, सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो वहाँ पर मैंने ऐसे स्टेटमेंट बनाया, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक बनाया, एमसीक्यू नहीं बनाया, एंड बहुत जल्दी रिवाइज कराती है बच्चों को एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से उनके दिमाग में इन्फॉर्मेशन रिटेन हो जाती है, बिल्कुल छप जाती है बायोलॉजी के एनसीईआरटी, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक, जो कि बाकी कोई किताब से पॉसिबल है ही नहीं। इवन मैं तुम्हें बताऊं तो पिछले साल 2024 में पतली सी बायो की किताब से 84 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए थे एंड तुम 336 मार्क्स केवल इस कंसाइज मटेरियल को पढ़ के कर सकते हो, जो कि एनसीईआरटी का भी आधा है। सो अगेन यार अगर तुम चाहो तो तुम बुक बाय कर सकते हो एंड अगर तुम ई बुक पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो तुम मेरी पीडीएफ यूज कर सकते हो, फर्स्ट एडिशन की फ्री में अवेलेबल है। सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री ना, एक चीज के बारे में बार बार बोल रहा था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताता हूँ, उसके बारे में सुनो। सो देखो एक एमसीक्यू को तो अगर तुम करते हो तो 4 ऑप्शंस होते हैं, राइट, 4 ऑप्शंस होते हैं एंड इनमें से कोई एक ही सही होता है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारी ये जो है ना सही हो जाए एक क्वेश्चन, वो 1/4 होती है, राइट, जिसको हम बोलते हैं 0.25। नाउ अगर तुम 5 क्वेश्चंस करते हो, 5 क्वेश्चंस को तुम ब्लाइंड तुक्का मारते हो, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी 0.25 नहीं होती है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी भैया? पॉजिटिव मार्क्स आने के या 0 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी। अब तुम बोलोगे भैया कितनी होती है फिर?
देखो मैंने मैथ्स का सूत्र निकाला था, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरा तरीका बताया निकालने का, अगर तुम इंटरेस्टेड हो उसको जान लेना, नहीं तो तुम्हें डायरेक्टली रिजल्ट बता देता हूँ। 5 क्वेश्चंस की होती है प्रोबेबिलिटी 0.73 के आसपास, मतलब कि ये 3/4 के आसपास हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और ये ब्लाइंड गेस की प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि अगर तुम इसमें एक आधे ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर पाते हो तो ये और बढ़ जाएगी, 0.9 तक चली जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि तुम अगर 3 ऑप्शन में तुक्का मारोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन सही ही हो जाएगा, या अगर सही नहीं होगा तो भी तुम्हारे पॉजिटिव मार्क्स आने के चांसेस, मतलब कि कंपेयर टू 5 क्वेश्चन है ना, तो यार अगर एक गलत हुआ चल जाएगा, एक और गलत हुआ चल जाएगा, एक और गलत हुआ चल जाएगा, लेकिन 5 तुक्कों में एक आध तो सही हो ही जाएगा। एंड अगर एक भी सही हो जाएगा तो बाकी सबका वो कंपेंसेट कर लेगा, एंड अगर एक और सही हो गया तो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो तुक्का मारो, कोई बुराई नहीं है, एलिमिनेट अगर एक भी नहीं होता है, एक भी तुम्हें लग ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, तो फिर उस क्वेश्चन को तुम छोड़ सकते हो, बाकी सब में तुक्का मारो। एंड एक क्वेश्चन अगर सच में ऐसा पड़ रहा है ना, उसको छोड़ देना, बहुत फायदा होता है। पूछो कैसे भैया? देखो क्या होता है कि मेरी नीट में ऑल इंडिया में 223 आई थी, क्योंकि मेरे 670 मार्क्स आए थे, बट मेरा एक और ऐसा दोस्त था जिसके 670 मार्क्स आए थे एंड उसकी ऑल इंडिया रैंक 250 के आसपास आई थी। अब पूछो कि भैया क्यों? देखो मेरी बायोलॉजी मार्क्स ज़्यादा थे, उसके मार्क्स कम थे, बट एट द सेम टाइम मेरा एक दोस्त था जिसके 671 मार्क्स थे एंड उसकी 216 रैंक आई थी। मतलब उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया जिससे कि वो सारे जितने भी बच्चे उस 670 मार्क्स की लाइन में लटके हुए हैं एंड वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि बायो में ज़्यादा मार्क्स आ गए, इसमें ज़्यादा आ गए, उन सबसे आगे निकल गया केवल एक क्वेश्चन छोड़ के। एंड ये तुम्हें रैंक डिफरेंस बहुत छोटा लग रहा होगा कि भैया तो 30-40 रैंक का डिफरेंस है, बट जब तुम ये नीचे जाते जाओगे तो हजारों रैंक का डिफरेंस आ जाएगा। एक एक नंबर पे ना 1000 500 रैंक खिसक जाती है एंड कॉलेज मिलना ना मिलने के सवाल उठ जाते हैं। इसलिए जब भी तुम नीट का एग्जाम दोगे, अगर तुम्हारे से सारे क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तो कर देना, एंड अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा बच रहा है जिसमें कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा, चारों को चारों समझ में नहीं आ रहे, तो फिर तुक्का मत मानो। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करो एंड अपनी डीपीपी में ना इस चीज को अप्लाई करके देखो। कोई भी रैंडम पेपर ले लो और अप्लाई करके देखो कि क्या सच में ये ट्रिक्स काम आ रही हैं। हो सकता है तुम्हारे कोचिंग में पेपर्स को बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाया जाता हो, जिनमें ये ट्रिक्स को अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट जो PYQs हैं उनमें जब तुम इनको अप्लाई करके देखो तो तुम पाओगे कि ये अप्लाई होते हैं। वीडियो के कमेंट में लिख के जाओ आई विल क्रैक नीट, जोश को हाई रखना है, नीट पास हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, मचाते रहो।